So hello guys, welcome again to our class that is Moisture Physics. So today we are going to discuss our some another questions of our important chapter that is कैपेसिटर। इससे पहले हमने लास्ट 10 तक क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए थे भाई। आज आप आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, जो कि आपके सामने है। एक फिगर दिया गया है इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में भाई। इससे पहले हमने और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सारे के सारे डिस्कस कर चुके हैं लेवल 1 के। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देख ले, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है इस बुक में दिए गए हैं। क्लियर है भाई। देखेंगे इस 11th क्वेश्चन में क्या बोल दे रहा है। एक तरह का फिगर दिया गया है यहाँ पे, जिसमें कुछ रजिस्टर्स लगा रखे हैं और यहाँ पे आपके पास एक कैपेसिटर दिया गया है 3 माइक्रोफैरड का, और ये आपको एक सेल दिया गया है भाई। क्लियर है। अब आपको इसमें पूछा क्या है, देखेंगे इसमें क्या बोल दे रहा है आपके पास। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज 10 वोल्ट, मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 10 वोल्ट का। क्लियर है, ठीक है भाई। और उसके बाद हर रेजिस्टेंस का वैल्यू भी दे रखा है आपको, 3 ओम दे रखा है यहाँ पे। हर रेजिस्टेंस का वैल्यू 3 ओम दे रखा है। और आपको ये भी बोला है कि जो सेल है वो आइडियल है, आइडियल सेल है भाई यहाँ पे। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है इस इस सेल का ईएमएफ कितना होगा। क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जनरली बोर्ड में पूछ लिया जाता है। देखें इसमें ईएमएफ जो है सेल का वो पूछा गया है कितना होगा। देखो अब आइडियल सेल की बात करेगी यहाँ पे भाई। आइडियल सेल का मतलब रहता है यहाँ पे, सिंपल सी बात है, यहाँ पे बात होगी स्टेडी स्टेट की। ठीक है, स्टेडी स्टेट का बात होगा। स्टेडी स्टेट का मतलब जब भी आपको आता है, ठीक है, जब भी लिखा आता है तो आपको याद होगा कि कुछ इस तरीके से मैं आपको बना के दे रहा हूँ। यहाँ पे ये आपके पास कैपेसिटर रहता है और ये आपके पास सेल है। यहाँ पे ईएमएफ हो गया जिसका ई, और यहाँ पे इसका कैपेसिटेंस है। आपको पता है जब भी स्टेडी स्टेट की बात करता है तो यहाँ से ये कैपेसिटर जो है ब्रेक हो जाता है। ठीक है भाई, यहाँ से ये कैपेसिटर जो है ब्रेक हो जाता है और इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ पे सेम रहता है। इसमें कोई भी करंट जो है वो फ्लो नहीं करता, आई का वैल्यू 0 रहता है। तो कुछ इसी तरीके का जो आपके पास सीन है वो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, कैपेसिटर है, स्टेडी स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, ये यहाँ से ब्रेक हो गया। और अगर यहाँ पे ये ब्रेक हो गया तो रजिस्टर के अक्रॉस कोई भी करंट जो है यहाँ से फ्लो नहीं करेगा, यहाँ पे करंट जो है 0 रहेगा। तो मतलब इस रजिस्टर का कोई भी वैल्यू नहीं रहा है। क्लियर है। तो मतलब कहने का ये है कि ये सारा का सारा यहाँ से आपको हटता हुआ नज़र आएगा, मतलब आई का वैल्यू यहाँ पे 0 है। ठीक है भाई, बात समझ आ गई। यहाँ पे ये सारा यहाँ से हट जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ फॉर्म हो गया। अब सर्किट हमारा इस तरीके का बचा है। क्लियर है। अब बड़ा इजी हो गया, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों रजिस्टर जो है आपके पास सीरीज़ में है। तो मैं इसका सीधा वैल्यू जो लिखूंगा ये 3R हो जाएगा। ठीक है भाई, ये वैल्यू सारा वैल्यू सॉल्व करके इन तीनों को 3R आ जाएगा। और ये 3R जो है इसके साथ पैरेलल में है। ठीक है, कुछ इस तरीके का सर्किट बनेगा यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके का। यहाँ पे ये हो गया आपके पास, ये वाला हो गया, ये इस तरीके के सेल हो गया यहाँ पे भाई। ध्यान देंगे, बड़ा इजी है। यहाँ पे ये 3R हो गया और ये आपके पास R हो गया। क्लियर है। ठीक है, और ये 3R है, ये R है आपके पास। 1/3R प्लस 1/R सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये यहाँ पे 3R है, 1 + 3 हो गया आपके पास। ये इसको आप 1 पैरेलल में लिखेंगे, RP है यहाँ पे। ध्यान रखेंगे क्योंकि बाद में हमें उल्टा करना रहता है इसको। सो यहाँ पे एलसीएम 3R हो गया, 1 + 3 कितना होगा, 4 आ गया आपके पास। 4/3R और R पैरेलल का जो वैल्यू आया ये कितना आ गया भाई, 3R/4 आ गया आपके पास। क्लियर है। तो ये मेरे पास यहाँ से वैल्यू जो है आ चुका है। इतना हमने सॉल्व कर लिया। दोनों को सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा आपके पास ये कुछ 3R/4 जैसा रहेगा। उसके बाद ये दोनों हट के आपके पास ये कितना हो गया। ठीक है, ये यहाँ से हट जाएगा आपके पास। हट के आपके पास ये जो है आपके पास सीरीज़ में हो जाएगा सारा। ये सीरीज़ में बनता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को। ये सीरीज़ में है, यहाँ से ये सीरीज़ में हो गया भाई। क्लियर है। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे फिर से आपके पास जो वैल्यू आएगा सीरीज़ में सॉल्व कर लेंगे इसको। 3R/4 हो गया आपके पास, प्लस R हो गया यहाँ पे। तो ये आ गया मेरे पास 7R/4
4 आ गया भाई। ये आपके पास R का वैल्यू आ चुका है, पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आया आपके पास ये यहाँ तक आ चुका है। क्लियर है, ये वैल्यू आपके पास हो गया 7R डिवाइडेड बाय 4R। अब देखो आप V इज इक्वल टू IR लगा के निकाल सकते हैं क्योंकि आपको EMF निकालना है, ठीक है। सो V इज इक्वल टू IR हो गया। यहाँ पे इस बार E आपको V की जगह E दे रखा है, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितना है, करंट का वैल्यू जो निकालना हमें, R का वैल्यू कितना है आपके पास 7R डिवाइडेड बाय 4 आ गया भाई। तो जो I का वैल्यू आया मेरे पास 4E डिवाइडेड बाय 7R हो गया। अब इसको उठा के आप किस में पुट करेंगे, V इज इक्वल टू IR में। V आपको दे रखा है 10 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। I का वैल्यू आपको दे रखा है 4E डिवाइडेड बाय 7R मल्टीप्लाई 1R और दे रखा है। क्लियर है, ये R पहले भी दे रखा है, ठीक है। एक हम यहाँ पे लेके आए थे तो इस R से ये R कैंसिल हो गया, इसीलिए मैंने यहाँ पे R का जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट नहीं करा जो कि आपके पास 3 ओम दे रखा था। क्लियर है, क्योंकि यहाँ से ये कट हो जाएगा। बात एक ही है भाई, आप पुट भी कर सकते हैं इसको, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट इसका जो वैल्यू है R का 3 ओम वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, तब भी आपके पास आंसर सेम ही आएगा। तो ये वैल्यू आपके पास कितना आ गया, ये जो E का वैल्यू यहाँ से आ गया आपके पास E इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 4 हो गया भाई, ठीक है। तो इसका जो भी आपके पास वैल्यू आएगा 2 2 4 हो गया, 2 5 10 हो गया, और ये आपके पास 35 डिवाइडेड बाय 2 मतलब E का जो वैल्यू आया 17.5 V। क्लियर है भाई, बड़ा इजी हो गया, बड़ा इजी क्वेश्चन था। 17.5 जो है इसका कोई ऑप्शन आ रहा है, दिखेंगे इसमें एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन इसका जो ऑप्शन जो बन रहा है वो आपके पास C ऑप्शन जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है भाई। क्लियर है, समझ आ गया होगा, बड़ा इजी है। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इजी क्वेश्चन है सारे, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे भाई क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ आपके पास कैपेसिटर्स दिए गए हैं भाई, बुक्स में क्वेश्चन दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये मेरे पास कुछ एक यहाँ पे बैटरी दी गई है 10 वोल्ट का, और यहाँ से कुछ कैपेसिटर जो है वो लगा रखे हैं, और ये यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, एक यहाँ पे पॉइंट दे रखा है जिसको हमने ग्राउंडेड कर रखा है, मतलब अर्थ कर रखा है, और यहाँ से एक और कैपेसिटर जो है वो लगा रखा है भाई। क्लियर है, ये एक और कैपेसिटर जो है यहाँ पे लगा रखा है, और ये पॉइंट B है और ये पॉइंट A है। क्लियर है, और यहाँ पे भी एक पॉइंट आपको N दे रखा है, और इसका वैल्यू देखेंगे आप, ये मेरे पास जो वैल्यू दे रखा है इसमें ये है 10 वोल्ट का बैटरी जो है वो दे रखा है भाई। क्लियर है, बात समझ आ गई होगी। और हर कैपेसिटेंस का वैल्यू C और C ये भी आपको गिवन है। इसमें बोला गया आपके पास 4 कैपेसिटर जो हैं आपको कनेक्टेड हैं सीरीज में विद ए 10 वोल्ट बैटरी एज शोन इन द फिगर। द पॉइंट N इज अर्थ, इस पॉइंट को हमने अर्थ कर रखा है। द पोटेंशियल्स ऑफ पॉइंट A एंड B, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल, सिंपली पॉइंट का पोटेंशियल जो है कैलकुलेट करना है भाई। पॉइंट का ध्यान रखेंगे, पॉइंट की बात हो रही है, पॉइंट की बात हो रही है, तो पॉइंट का पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है दोनों का। अब इसमें सबसे पहली बात उसको बोल दी गई है कि इसमें आपके पास आइडेंटिकल पोटेंशियल की बात हो रही है भाई। आइडेंटिकल पोटेंशियल का मतलब होता है, सॉरी, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स की बात हो रही है। आइडेंटिकल कैपेसिटर्स का मतलब होता है उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपके पास सेम है। क्लियर है भाई, ठीक है। मतलब देखो यहाँ से आपके पास 10 आएगा इधर, और इधर कितना जाएगा, 0 आएगा, मतलब इन दोनों के बीच में तो आपके पास 10 दे रखा है। और बोला गया है कि आपके पास ये जो सारे के सारे कैपेसिटर्स हैं आइडेंटिकल हैं, और अगर आइडेंटिकल है तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा भाई। क्लियर है, देखो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास कितना है, 10 है, ठीक है। तो हर कैपेसिटर के अराउंड जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 10 को मैं 4 से डिवाइड कर दूं
2.5 वोल्ट जो है हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो है मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आ जाएगा। भाई बात समझ आ गई होगी, बड़ा इजी बोल दिया उसने, एक पॉइंट दे दिया आपको कि भाई आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं। क्लियर है? तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, वो टोटल कितना है 10 है। अगर 10 है तो उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि उसने बोला सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम रहेगा भाई। ठीक है, तो मतलब 2.5 जो है वो हर कैपेसिटर के अराउंड आपके पास होना चाहिए। मान लो यहाँ पे 5 कैपेसिटर लगे होते, यहाँ पे 5 लगे होते, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास 10 रहता, तब इसका वोल्टेज कितना आता, तब आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आता वो कितना आता भाई 2 वोल्ट आ जाता हर कैपेसिटर के अक्रॉस। ध्यान रखेंगे ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 2.5 वोल्ट। अब आपको निकालना है। अब पहले देखेंगे, पहले आप VAN के अक्रॉस लिख लेंगे। यहाँ पे VAN का अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा यहाँ पे, तो वो कितना आएगा मेरे पास, VA माइनस का VN हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिखते हैं। ठीक है, मतलब पहले इन दोनों पॉइंट्स के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस देख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो VAN को क्या लिखा मैंने, VA माइनस VN, और जो VAN के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई, इसके अराउंड अक्रॉस भी V है, इसके अक्रॉस भी V है, और इसके अक्रॉस भी V है। क्लियर है? मतलब मैं 3V लिखूंगा। ठीक है, और ये मेरे पास VA रहेगा और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई बात समझ आ गई, क्योंकि ये जो है आपके पास ग्राउंडेड है। आपको बात बता दूं कि जो जब भी ऐसा अर्थ करा हो, ग्राउंडेड करा हो, तो उस पॉइंट का जो पोटेंशियल रहता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जब भी ऐसा आपको अर्थ करा हो दिखाई दे, ग्राउंडेड करा हो दिखाई दे, तो आपको उस पॉइंट का पोटेंशियल 0 कंसीडर करना है। तो मैं VN का वैल्यू जो है यहाँ से 0 कर दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इसको हटा दे रहा हूँ। क्लियर है? तो जो इसका VA का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया भाई, 3 × 2.5 आ गया भाई। ठीक है, तो VA का वैल्यू जो है आप यहाँ पे कितना लिखेंगे, 7.5 लिखेंगे। बात समझ आ गई होगी। 3V मतलब आपके पास तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस। चाहे तो आप सीधे यहाँ पे इतना लिख सकते थे। ठीक है, यहाँ पे सीधा आपके पास वैल्यू आप लिख सकते थे, लेकिन आप 3V लिख के उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दी, तब भी इतना ही आ रहा है। क्लियर है? तो ये VA का हो गया। सिमिलरली आप इसका लिखेंगे VNB का, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, VN माइनस VB लिखूंगा। क्लियर है? ठीक है, तो VNB का जो वैल्यू है वो कितना है, मेरे पास एक ही कैपेसिटर है, तो इसके अक्रॉस कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, और इसका कितना है, 0 है, माइनस का VB है, तो VB का जो वैल्यू आया वो कितना आया, माइनस का 2.5 वोल्ट आ गया भाई। क्लियर है? बात समझ आ गई होगी। क्लियर है? तो यही आपको सिंपली कैलकुलेट करना था। तो आपके पास VA का जो वैल्यू आया 7.5 हो गया, और इसका जो वैल्यू आया 2.5 हो गया। तो इसका जो ऑप्शन बन रहा है, ये ऑप्शन मेरे पास इसका कितना आ गया भाई, B ऑप्शन आ रहा है। क्लियर है? तो ये था 12th क्वेश्चन। आगे देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन देखेंगे। 13th क्वेश्चन में क्या बोल दे रहा है, 13th क्वेश्चन बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछ लिया था और आपको बता रखा है, पहले भी हमने ऐसे क्वेश्चन करे हैं लेवल 1 में। ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 2 माइक्रोफैरड इज चार्ज टू 100 वोल्ट। एक कैपेसिटर दिया गया है इस तरीके का, जिसका कैपेसिटी जो है वो 2 माइक्रोफैरड है। ठीक है, इसको चार्ज कर दिया जाता है कितना, 100 वोल्ट लगा के इसको हमने चार्ज कर दिया। क्लियर है? अब वो बोल दे रहा है कि कितना हीट जनरेट हो गया, व्हाट इज़ द हीट जनरेटेड व्हेन दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द अनदर कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटी। मतलब इसमें जब इसको आपने चार्ज कर दिया, ठीक है, ये अब चार्ज है पूरा 100 वोल्ट लगा के हमने चार्ज कर दिया। उसके बाद बोल दे रहा है कि अगर आप इस कैपेसिटर को पैरेलल के साथ लगाते हैं एक और कैपेसिटर के साथ जिसका कैपेसिटी भी 2 माइक्रोफैरड है, ठीक है, तब हीट कितना जनरेट होगा, ये सिंपली उसने पूछा है। देखो, तो इससे क्या करेंगे आप, इसके आपको 2 मेथड हैं सॉल्व करने के। तो पहला देखेंगे जो कि हर क्वेश्चन के ऊपर आप अप्लाई करेंगे, वो आपके पास
कौन सा मेथड है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे लगता हुआ कौन सा बन रहा है, कॉमन पोटेंशियल की बात हो रही है यहाँ पे। जब भी आप एक कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर के क्रॉस में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, तो वहाँ पे बात कॉमन पोटेंशियल की आती है, उसका यूज़ होता है, जनरली याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, सिंपली एनर्जी निकाल लेना है सिंपली इस कैपेसिटर का जब आपने इसको चार्ज करा था। पहले ये नहीं है, ये वाला आपके पास कैपेसिटर जो है नहीं है, सिर्फ यही है, तो इसका जो एनर्जी आएगा वो हाफ ऑफ CV² आएगा आपके पास। वो कितना आएगा आपके पास, हाफ ऑफ CV², हाफ ऑफ C का वैल्यू दे रखा है 2 × 10⁻⁻⁶, और ये कितना आ गया मेरे पास 100 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास 1 2 3 4 ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ गया भाई, ये आ गया मेरे पास 10 × 10⁻³ जूल आ गया भाई, ठीक है, ये जूल है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 10 मिली जूल लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि 10⁻³ जो है इसी के इक्वल रहता है। क्लियर है, बात समझ आ गई होगी। ये तो रहा आपके पास जब आपने एक सिंगल कैपेसिटर को जब चार्ज करा तो उसमें एनर्जी इतना स्टोर हो गया। क्लियर है। अब आप साथ में पैरेलल वाला लगा के, पैरेलल वाला एक कैपेसिटर लेके आए जिसका कैपेसिटी सेम था और इसके साथ लगा दिए। क्लियर है। तब आपके पास बात आती है कॉमन पोटेंशियल की। आपको बता दूं इसमें क्या बोलता है कि बिफोर शेयरिंग, ये बिफोर शेयरिंग वो कब किसके बराबर रहता है, आफ्टर शेयरिंग के, और आफ्टर शेयरिंग का यही वैल्यू रहता है। क्लियर है भाई। बिफोर शेयरिंग का ये रहता है C × V हो गया आपके पास। C कितना है, C आपके पास 2 दिया गया है, V कितना आपके पास 100 है, और ये कितना हो गया 2 + 2 हो गया, और यहाँ से आपके पास ये V साथ में आएगा और इसके साथ में 2 × 10⁻⁶ भी आएगा, तो ये V हो गया। ये कितना आ गया 200 डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻⁶ वोल्ट हो गया भाई। क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपके पास 10⁻⁶ था, यहाँ पे भी एक और 10⁻⁶ है, ठीक है। तो मतलब कुछ इस तरीके से है, ये है, ठीक है, इंटू 10⁻⁶, तो ये इससे कटेगा। और ये आपके पास जो V का वैल्यू आया इस बार, जो V का वैल्यू आपके पास आ गया यहाँ पे, ये कितना हो गया भाई, ये V का जो वैल्यू आया मेरे पास ये आ गया 50 वोल्ट आ गया। क्लियर है, बात समझ आ गई होगी, ठीक है भाई। तो अब आपके पास V का वैल्यू आ गया है। अब आप यही वाला फॉर्मूला जो है अब लगा सकते हैं। तो E = हाफ ऑफ, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 + 2 है यहाँ पे पहले C था, अब कितने कैपेसिटर हो गए 2 हो गए, तो मैं C1 + C2 लिखूँगा, तो 2 + 2 हो गया इंटू 10⁻⁻⁶ हो गया और 50 का स्क्वायर हो गया भाई। बात बड़ी सिंपल हो गई। और यहाँ से ये कटेगा तो इतना आ जाएगा 2 × 10⁻⁶ मल्टीप्लाई 2500 हो गया भाई, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 50 हो गया, और 5 × पहले 50 लिख लेंगे आप, 50 × 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे आप, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, E = 5 × 10⁻⁻³ जूल हो गया, और ये E कितना आ गया आपके पास 5 मिली जूल हो गया। ये एनर्जी आ गया आपके पास जब आपने दूसरा कैपेसिटर जो है पैरेलल में लगाया था भाई। क्लियर है। अब आपके पास जो एग्जैक्ट एनर्जी आएगा, जो नेट एनर्जी आएगा, वो क्या करेंगे आप, E = क्या लगाएंगे आप, E इनिशियल कितना था और उसमें से E फाइनल को माइनस कर देंगे भाई। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा मेरे पास, ये कितना आएगा 10 - 5 मिली जूल, दैट इज इक्वल टू 5 मिली जूल। बात समझ आ गई भाई। क्लियर है। तो ये इसका वैल्यू आ चुका है, 5 मिली जूल जो है इसका वैल्यू है, ठीक है भाई। क्लियर है, समझ आ गया होगा, बड़ा इजी है। इसका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन है मेरे पास, हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका और आपके पास भाई 5 मिली जूल इसका आंसर है। क्लियर है, समझ आ गया होगा, बड़ा इजी हो गया भाई, बड़ा इजी है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। तो इसके बाद आप देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर
14th पे जो कि हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो इसमें 13th क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लिया जाता है भाई, इस बार तो ऑब्जेक्टिव भी है, आपको पता है, ठीक है। तो एक बार देखते जाएंगे आराम से। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 14th में क्या बोल दे रहा है देखेंगे। ए चार्ज कैपेसिटर इज डिस्चार्ज थ्रू ए रेजिस्टेंस। 14th क्वेश्चन जो है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में तो नहीं आता है लेकिन फिर भी देखेंगे। ए चार्ज कैपेसिटर इज डिस्चार्ज थ्रू ए रेजिस्टेंस। एक कुछ इस तरीके का कुछ कैपेसिटर दिया गया है, ठीक है, उसको रजिस्टर लगा रखा है उसके साथ में, और बोल दे रहा है जो टाइम कांस्टेंट है उस सर्किट का वो ईटा दिया गया है। देन द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट, ये कुछ इस तरीके से बोल दे रहा है भाई, ये कुछ इस तरीके से ही ऐसा कह रहा है कि आपके पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, सी इसका वैल्यू है, और एक रजिस्टर दिया गया है, और उसमें बोला है कि ये कैपेसिटर चार्ज है। इस कैपेसिटर को पहले ऐसे क्या करा गया, ऐसा बैटरी लगा के पहले हमने चार्ज कर दिया भाई, ठीक है। ये V है यहाँ पे, ठीक है, इसको चार्ज कर दिया। चार्ज करते हुए उसके बाद इसको बैटरी से यहाँ से बैटरी को हटा दिया गया। बैटरी को जब हटाया गया उसके बाद हमने क्या लगा दिया, एक रजिस्टर R लगा दिया। क्लियर है। तो अब वो बोल दे रहा है कि जो टाइम कांस्टेंट है सर्किट का वो कितना है, वो आपके पास ईटा दिया गया है। टाइम कांस्टेंट का वैल्यू ईटा दिया गया है आपके पास, जिसको आप RC से रिप्रेजेंट करते हैं, बता दूं मैं, ठीक है भाई। RC क्या है यहाँ पे, टाइम कांस्टेंट का वैल्यू है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका, याद रखना आपको। टाइम कांस्टेंट जो है RC रहता है और उसका वैल्यू ईटा दिया गया है। तो आपको निकालना क्या है, टाइम कांस्टेंट निकालना है फॉर द पावर डिसिपेटेड थ्रू द रेजिस्टेंस। यहाँ से कितना पावर डिसिपेट होगा, ठीक है, वो आपको कैलकुलेट करना है। पावर का जो फॉर्मूला रहता है वो I² × R रहता है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे आएगा 12th वालों, आगे आएगा आपके पास ये वाला फॉर्मूला आगे आएगा। ऑल्टरनेटिंग करंट में आप ये वाला फॉर्मूला ज़रूर पढ़ेंगे। क्लियर है। वैसे आपने पढ़ रखा है 10th में, ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर की फॉर्म में निकालना आपको टाइम कांस्टेंट का वैल्यू। तो यहाँ पे अब आपको पता है कि जो I का वैल्यू रहता है यहाँ पे I0 × एक्सपोनेंशियल -t डिवाइडेड बाई RC रहता है, और इसका जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है, t डिवाइडेड बाई ईटा दे रखा है। क्लियर है भाई, बड़ा इजी है। अब I का यहाँ पे पावर का जो वैल्यू है वो क्या आपके पास I² R है। तो ये वाला I जो है उठा के आप यहाँ पुट करेंगे तो मेरे पास जो वैल्यू आएगा e⁻ t डिवाइडेड बाई ईटा हो गया का स्क्वायर हो गया इंटू R हो गया भाई। बात समझ आ गई होगी, बड़ा इजी है। सो यहाँ पे जो वैल्यू आया I0² × एक्सपोनेंशियल -2t × R हो गया भाई, ठीक है। तो इसके बाद मैं इसको अगेन फिर से ऐसा लिख सकता हूँ जैसा हमने पहले लिखा है भाई। पहले आपके पास I² R था, अब कितना आ गया, I0² × R हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पे अब मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाई करूँगा तो मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल -t डिवाइड बाई ईटा डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ। क्लियर है। ध्यान से देखेंगे तो RC की जगह पे ईटा/2 आ चुका है। RC की जगह पे यहाँ पे ईटा था पहले, अब कितना आ गया, ईटा/2 आ गया। मतलब जो टाइम कांस्टेंट का वैल्यू जो आया इस बार वो कितना आ गया भाई, ईटा/2 हो गया। क्लियर है। इसका यही आंसर है। देख लेंगे कौन सा ऑप्शन जो है इसमें दे रखा है। ऑप्शन नंबर जो है 14th का सी जो है इसका ऑप्शन है। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 15th देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल दे रहा है, एक कैपेसिटर दिया गया है जिसको चार्ज कर दिया गया है, सेल ऑफ EMF E एंड चार्जिंग बैटरी इज देन रिमूव्ड। ठीक है। इफ आइडेंटिकल कैपेसिटर इज नाउ इंसर्टेड इन द सर्किट इन पैरेलल विद द प्रीवियस कैपेसिटर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द न्यू कैपेसिटर इज। सेम क्वेश्चन है जैसा हमने इससे पीछे वाला क्वेश्चन जो है डिस्कस करा था। क्वेश्चन नंबर 13 जो है डिस्कस करा था वो यही क्वेश्चन था। उसमें आपको एनर्जी उसमें आपको क्या निकालना था,
एनर्जी निकालना था, ठीक है। कुछ उसी तरीके से इसमें क्या बोल दे रहा है, एक कैपेसिटर है, उसको हमने चार्ज कर दिया बैटरी लगा के और उसके बाद बैटरी को हटा दिया। ये बैटरी को मैंने हटा दिया। यहाँ पे बैटरी को जब हटाया मैंने, उसके बाद एक पैरेलल में एक और कैपेसिटर ला के लगा दिया, ठीक है भाई। तो अब आपको इसका भी वैल्यू C है, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना आपको यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने को बोला है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस नए कैपेसिटर के अक्रॉस। तो बात भाई कॉमन पोटेंशियल की है, ठीक है। कॉमन पोटेंशियल मतलब बिफोर शेयरिंग सेल है, उसका EMF E है, तो मैं यहाँ पे E लिखूँगा। और किसके बराबर रहता है ये, आफ्टर शेयरिंग, ठीक है। आफ्टर शेयरिंग मतलब C प्लस C हो गया और इंटू यहाँ पे E है, ये आपके पास E डैश लिख लेंगे, ठीक है भाई। बात समझ आ गई होगी। तो ये C इंटू CE हो गया, यहाँ पे ये CE हो गया और ये 2CE डैश हो गया भाई, ठीक है। यहाँ से ये कटेगा तो जो E डैश का वैल्यू आया ये कितना आ गया, E/2 आ गया। रटना नहीं है चीज़ों को भाई, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे सिंपली जो जो बात कर दे रहा है उसका आपको यूज़ करते जाना है, क्लियर है। और कोई भी इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। पहले कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए अच्छे से, कॉमन पोटेंशियल कब लगाते हैं और कैसे लगाते हैं, ठीक है। ये था 15th क्वेश्चन। आगे देखेंगे आप 16th क्वेश्चन देखेंगे। आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं कुछ इस तरीके से। ये मेरे पास कुछ एक सर्किट दिया गया है, ये कुछ इस तरीके से पहले बैटरी दी गई है जिसमें एक रजिस्टर लगा रखा है, ये रजिस्टर हो गया, और एक कैपेसिटर लगा रखा है यहाँ पे, फिर एक रजिस्टर लगा रखा है, और ये आपके पास कुछ ऐसा पॉइंट B दिया गया है भाई। बात समझ आ गई, क्लियर है। यहाँ पे आपको करंट दे रखा है, करंट कितना है 3 एम्पियर दे रखा है, और यहाँ पे बैटरी जो है वो कितना है 6 वोल्ट दे रखा है, और ये 2 ओम दे रखा है भाई, क्लियर है। ये माइनस का 9 माइक्रो कूलम और ये प्लस हो गया, ये माइनस ये प्लस हो गया, और ये 3 ओम दे रखा है भाई, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट B है। आपको पूछा है कि यहाँ पे भाई कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और यहाँ पे आपको इस कैपेसिटर का कैपेसिटी भी दे रखा है। सिंपली आपको क्या पूछा है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। तो आप यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं, किरचॉफ लॉ लगा के आप इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा इजी है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आप साइन कन्वेंशन देते आए हैं वैसे देंगे। यहाँ पे ये माइनस हो गया, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, फिर से ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है भाई। जैसे आपने साइन कन्वेंशन लेते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे VA, पहले VA आएगा आपके पास, फिर यहाँ से लीव कर रहे हैं, इधर से चल रहे हैं, आप इधर से चलते जा रहे हैं, इधर से चलते जा रहे हैं, अभी ध्यान देंगे, ठीक है। तो माइनस का 6 हो जाएगा, फिर से आप इधर से लीव कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये आपके पास R है और ये आपके पास I दिया हुआ है। सो I इंटू R कितना हो गया, V हो गया, V हो गया तो माइनस का 6 हो गया, क्योंकि 2 इंटू 3 है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम लीव करें तो माइनस ले रहा हूँ। फिर आगे आपके पास कितना दे रखा है, यहाँ पे ये आपके पास प्लस का 9 डिवाइडेड बाय 1, ये 9 डिवाइड 1 क्या है, यहाँ पे आपका क्या ये आपके पास C दे रखा है और ये आपके पास Q दे रखा है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना भाई, यहाँ पे Q इज इक्वल टू CV रहता है, सो V इक्वल टू Q ओवर C आ गया। Q कितना है 9 दे रखा है, C कितना है 1 हो गया, ठीक है। फिर से आगे आपके पास कितना है, R दे रखा है, ये I दे रखा है, I इंटू R कितना हो गया, V हो गया। तो यहाँ पे 3 इंटू 3 हो गया, कितना हो गया भाई 9 हो गया भाई, इज इक्वल टू VB हो गया, ठीक है। बड़ा इजी है। सो VA माइनस VB उधर जाके कितना हो जाएगा आपके पास, ये 6 प्लस 6 माइनस का 9 और ये प्लस का 9, इससे ये कटेगा। सो VA माइनस VB का वैल्यू जो आया वो 12 वोल्ट जो है, इसका आंसर हो गया भाई। बड़ा इजी है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, बड़ा इजी क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है भाई, याद रखेंगे किरचॉफ लॉ के रूल्स जो है आपको लगाने आने चाहिए, उसके बिना आप ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर
17th क्या बोल दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल दे रहा है भैया? आपको एक सर्किट दिया गया है कुछ इस तरीके से, जिसमें आपको एक बैटरी लगा रखा है इस तरीके से 12 वोल्ट का, और ये मेरे पास सर्किट है, और ये कुछ इस तरीके से एक और कैपेसिटर लगा रखा है, ये मेरे पास ये एक और रजिस्टर लगा रखा है यहाँ पे, ये इस तरीके से, क्लियर है, जिसका रजिस्टर दिया गया है, और ये 2 ओम दे रखा है और ये 4 ओम दे रखा है भाई, याद रखेंगे, ठीक है। ये 2 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर दिया गया है और ये 12 वोल्ट का बैटरी दिया गया है। आपको पूछा गया है स्टेडी स्टेट कंडीशन में इस कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज होगा, क्लियर है, ठीक है भाई। स्टडी स्टेट की बात करी गई है, फिर से बता दे रहा हूँ, स्टडी स्टेट की बात करी गई है। स्टडी स्टेट कंडीशन में चार्ज कितना होगा कैपेसिटर के ऊपर, तो भाई स्टडी स्टेट की बात करी है, तो फिर से मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ कि जब भी बात स्टडी स्टेट की होती है तो उसमें कुछ इस तरीके का कैपेसिटर लगा रहता है, यहाँ पे बैटरी लगा रहता है, ये हो गया आपके पास कुछ इस तरीके से, और ये कैपेसिटर जो है यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होता है तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है रजिस्टर के क्रॉस, जो कि उस कैपेसिटर के साथ में लगा रहता है, क्लियर है। इसमें कोई भी करंट का फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, तो इसका कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं रहा स्टडी स्टेट के केस में, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ से ये हट जाएगा और आपके पास ये वाला और ये वाला रजिस्टर जो है बचेगा भाई, ठीक है। याद होगा आपको, समझ आ गया होगा भाई, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा, और ये मैं इसको एक वायर बना दूंगा यहाँ से, ये कुछ इस तरीके से ये सारा हट जाएगा यहाँ से, ठीक है भाई। और ये 2 ओम है और ये 6 ओम है, ये आपके पास 12 वोल्ट दे रखा है। सो V इक्वल टू IR आप लगाएंगे, यहाँ से आप पहले करंट निकाल लेंगे, V कितना है 12 है, और ये कितना आ गया आपके पास 8 हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 4 3 या 12, 4 2 जा 8 हो गया आपके पास। I का वैल्यू जो है यहाँ से आ चुका है, ये करंट का वैल्यू आया भाई, करंट का वैल्यू आया, सिर्फ और सिर्फ आप तभी इसको ब्रेक करेंगे जब आपको करंट का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब आपको करंट का वैल्यू निकाल लिया आपने, अब आप V इज इक्वल टू IR फिर से लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे चार्ज निकालना है, और चार्ज का फॉर्मूला क्या रहता है C इंटू V रहता है, C आपके पास दे रखा है, अगर आपको V मिल जाए इस कैपेसिटर के क्रॉस तो आपके पास यहाँ पे चार्ज आ जाएगा, क्लियर है भाई, ठीक है। तो मेरे को V चाहिए, और V मैं कैसे निकाल सकता हूँ, जो V मेरे को इस रजिस्टर के क्रॉस चाहिए होगा, जो मैं निकालूंगा इस रजिस्टर के क्रॉस यहाँ से लेके यहाँ तक, वही मेरा इस कैपेसिटर के क्रॉस होगा, क्लियर है, बात समझ आ गई भी, क्लियर है, ठीक है। तो मैं इस V निकाल दे रहा हूँ, I कितना है 3/2 है, और R कितना आपके पास 6 है, तो ये कितना हो गया 3 हो गया, और V का वैल्यू कितना आ गया भाई 9 वोल्ट आ गया, जो कि आपको चाहिए था। सो यहाँ पे Q का वैल्यू कितना आ गया, C कितना दिया गया आपके पास 2 दिया गया है भाई, 2 दिया गया है, और V कितना दिया गया है 9 दिया गया है, तो Q का वैल्यू 18 माइक्रो कूलम होगा, इसका यही आंसर होगा, क्लियर है, बात समझ आ गई, बड़ा इजी है। तो इस तरीके से 17th क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस कर लिया। आगे देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 18th क्वेश्चन देखेंगे। 18th क्वेश्चन में क्या बोल दे रहा है भाई, 18th क्वेश्चन में एक सर्किट दिया गया है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, सही बताए तो जो 18th क्वेश्चन है किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, ये कुछ इस तरीके से, ये मेरे पास कैपेसिटर दिए गए हैं, ये हो गया कैपेसिटर हो गया, और यहाँ से ये कैपेसिटर हो गया भाई, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया कि एक आपके पास C3 है, ये C2 है, और ये C1 है, यहाँ पे प्लस दिया गया है, माइनस दिया गया है, और ये Q1 दिया गया है, V1 दिया गया है, इसके क्रॉस भी कुछ इसी तरीके से Q3 V3 और ये Q2 और V2 है,
ठीक है भाई, यहाँ पे V दिया गया है। आपको कुछ कंडीशन दी गई है इस सर्किट में, बोला है कि ये वाले जो नेमिंग करी गई है इनका अपना ही एक वैल्यू है, ठीक है, इनका अपना ही एक वैल्यू है हर कैपेसिटर के अराउंड, ठीक है, और आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। अब आपको इस सर्किट को देखते हुए क्या क्या चीज़ें पता लग रही हैं भाई, आपको इस सर्किट को देखते हुए क्या क्या नॉलेज में आ रहा है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आपको इतना पता है कि ये दोनों पैरेलल में हैं, और आपको इतना भी पता है कि पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहता है। मतलब मेरे को इतना कन्फर्म है कि यहाँ पे V2 जो है वो V3 के बराबर होगा ही होगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम रहता है। तो मतलब यहाँ से V2 जो है वो V3 के बराबर आ गया आपके पास। और अगर ऐसा हो गया तो ये वाला कंडीशन आपको फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में ही दे रखा है। मतलब आपके पास C और D ऑप्शन जो है वो गलत हो गए, यहाँ से सीधा सीधा निकल के आ गया, क्योंकि V2 और V3 सिर्फ और इक्वल जो है वो पहले और दूसरे ही ऑप्शन में सही दिया गया है। क्लियर है भाई, बड़ा इजी हो गया। दो ऑप्शन बचे हैं, अब आपको दोनों में से एक ही करेक्ट करना है। Q2 इक्वल टू Q3 दे रखा है। अब आपको इतना पता है कि Q2 इक्वल टू Q3 जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि चार जो है भाई वो सीरीज़ में सेम रहता है, पैरेलल में सेम नहीं रहता है। पैरेलल में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, जो कि हमने सही कर दिया है। चार सीरीज़ में सेम नहीं रहता है, तो वो वाला ऑप्शन जो है आपको ए दे रखा है, तो वो भी ऑप्शन गलत हो गया। क्लियर है? तो ऑप्शन कौन सा बचा? बी ऑप्शन बचा है। बात समझ आ गई होगी भाई, बड़ा इजी हो गया, बड़ा इजी हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन बचा है। और उसमें बोला भी है कि Q1 जो है वो किसके इक्वल होगा? Q2 प्लस Q3 के इक्वल होगा, जो कि सही भी है भाई। यहाँ पे जो Q1 जो है वो पूरा चार्ज आगे जाके बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे Q2 और Q3 में डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया 18th क्वेश्चन हो गया। ठीक है भाई, ये था 18th क्वेश्चन। एक बार भाई ठीक है भाई, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद आगे बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 18 से। अभी तक इतना ही है, इसके बाद हमारे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 27 तक बचे हैं भाई। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसको आप पढ़ते रहिए पहले, इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे भाई।